हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में CGSSC की कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला और वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला। और जब मैं वहाँ गया पढ़ाने के लिए एंड मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कैसे पढ़ाएंगे, क्या मेथड होगा। तो मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को रूल्स के बेसिस पे नहीं पढ़ना चाहिए। राइट। रूल्स क्या है, इंग्लिश पढ़ने का जो पूरा थ्रिल है वो किल कर देता है। ठीक है ना। क्योंकि रूल्स के बेस पे जब आप पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश सीख नहीं पाते। यू कैन नॉट लर्न इट। आप एग्ज़ाम में मे बी कुछ नंबर ले सकते हैं, पर आप उससे सीख नहीं सकते। इंग्लिश इंग्लिश को सीखने के लिए आपको रूल्स से दूर रहना पड़ेगा। ग्रामर के जो रूल्स हैं उनसे भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। और इंग्लिश कैसे एक लैंग्वेज कैसे फ़्लो करता है, ठीक है ना। एक लैंग्वेज का फ़्लो होता है, उस फ़्लो को पकड़ने के लिए, उस फ़्लो के साथ अपने आप को अलाइन करने के लिए आपको इंग्लिश के जो लिटरेचर है, पैराग्राफ्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है। राइट। उनको समझने की ज़रूरत होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। मीन्स आप जितनी ज़्यादा एक आर्टिकल पैराग्राफ को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पैराग्राफ्स, जितनी जितनी ज़्यादा आप उसको पढ़ते हैं, आप उससे जितने ज़्यादा अपने आप को familiar करते हैं, ठीक है ना, आप उतनी ज़्यादा अच्छे से अंग्रेजी सीख पाते हैं। सीखने का मतलब है कि यू कैन लर्न इंग्लिश। मीन्स आप स्पीक, आप बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक, सॉरी, यू कैन स्पीक, यू कैन राइट एंड यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है ना। ये सब चीज़ें आप करते हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो इसके तीन पैरामीटर्स हैं, तीन पिलर्स हैं, थ्री पिलर्स आते हैं। पहला, यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर एंड करेक्ट इंग्लिश। देन आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। ये तीन पिलर्स होते हैं। अगर आपने इंग्लिश सीखा है तो आपको ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए, बोलना, समझना और लिखना। अगर ये तीन चीज़ों में से आपने किसी एक को मिस कर दिया, दैट मीन्स कि आपकी इंग्लिश की जो एजुकेशन है वो पूरी नहीं हुई है। आपने सही तरीके से इंग्लिश को पढ़ा नहीं है, आपने सही तरीके से इंग्लिश को सीखा नहीं है। राइट। ये एक पहचान है। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ते हैं और आप इन तीनों में से कोई एक भी मिस कर जाते हैं, देन दैट मीन्स कि आपकी पूरी जो है वो एजुकेशन पूरी नहीं हुई है। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि मुझे उन्होंने पढ़ाने का मौका तो दिया, बट दे वर वेरी एडमेंट कि मैं उसको ग्रामर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग चलूँ। यानी कि मैं बच्चों को रूल्स लिखवाऊँ, डिक्टेट करूँ रूल्स और असाइनमेंट दूँ। मेरा मानना है कि ये गलत मेथड है। दिस मेथड इज़ रॉन्ग। आपको इंग्लिश रूल्स के थ्रू नहीं सीखनी चाहिए। आपको इंग्लिश जो है वो जैसे एक लैंग्वेज सीखा जाता है वैसे ही सीखनी चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सीखने के लिए इट्स जस्ट लाइक जब आप साइकिलिंग सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि साइकिल चलाना, आपके हाथ में साइकिल होती है, आप किसी को चलाते हुए देखते हैं, ठीक है ना। यू ऑब्ज़र्व कि दूसरा कोई कैसे चला रहा है। राइट। जैसे बचपन में हमने साइकिल चलाना सीखा है तो हमें किसी ने ये नहीं बताया कि पैडल किसको कहते हैं, है ना, ब्रेक्स कैसे वो लगते हैं, उसमें फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। राइट। ये सारी चीज़ें आपको किसी ने बताई नहीं है, बट स्टिल यू नो कि साइकिल कैसे चलाते हैं। क्योंकि आपने जस्ट, आपके हाथ में साइकिल आया, आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, आपने उसको चलाने के लिए हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, बार बार गिरे भी हैं, एंड देन यू लर्न। और उसके बाद आप सीख जाते हैं और उस बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं, उसमें स्टंट कर सकते हैं। राइट। इंग्लिश लैंग्वेज भी एग्जैक्टली उसी की तरह है। आप क्या करते हैं, इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है ना, ऑब्ज़र्व करते हैं और बार बार एक पैराग्राफ है, ठीक है ना, उसको पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि एक सेंटेंस का फॉर्मेशन जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है ना। जो सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस जो है, एक एक सेंटेंस लिखा जाएगा, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से आप उसको देखते जाते हैं। उसमें नए नए वर्ड्स आएंगे आपके पास, आपके सामने। उन वर्ड्स का उस कॉन्टेक्स्ट में आप मीनिंग समझते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है तो आप इसका मीनिंग यहीं पे समझते हैं
कि इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या मीनिंग है, राइट। इस तरीके से आपकी वोकेबलरी बिल्ड हो जाती है, ठीक है ना। और एक अच्छी वोकेबलरी बिल्ड होती है, मतलब आपको उस वर्ड का मतलब भी पता है, एंड देन यू ऑल्सो नो कि उस वर्ड को यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं टीचर के पास जाते हैं, और ये पूरे इंडिया में यही मेथड है टीचिंग का, राइट। टीचर के पास जाते हैं, वो आपको रूल्स बताते हैं ग्रामर्स के, वो आपको ये बताते हैं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना, वर्ब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको रूल्स बताते हैं, एंड देन यू डू सम असाइनमेंट्स। इससे भी आप कर सकते हैं, पर इससे क्या है कि आप इंग्लिश का बहुत ही छोटा सा पार्ट, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो एक बड़ा सा पार्ट है, उसका एक छोटा सा पार्ट ही सीख पाते हैं। ये पूरा पार्ट जो है बचा हुआ रह जाता है और आप इसको कभी नहीं सीख पाते। ये एक फ्लॉ है इस टीचिंग मेथड का, जो सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेजेस, हर जगह सिर्फ इसी मेथड से ही सिखाते हैं, है ना। आपको टेंस अगर ट्रांसलेशन करना है तो आपको बताते हैं कि एक सेंटेंस के पीछे क्या लगा होता है, ता लगा होता है, ती लगा होता है, ये तो प्रेजेंट में होता है, पर दिस इज़ नॉट द राइट मेथड, ठीक है ना। ये ब्रिटिश ने हमारे लिए बनाया था क्योंकि उनको यहाँ पे कुछ क्लर्क्स चाहिए थे, ठीक है ना, जो उनका काम कर सके। तो ये क्लर्क्स जो हैं उनको पूरी इंग्लिश आती नहीं थी, तो उनके लिए, उसके लिए उन्होंने ग्रामर के रूल्स बनाए, ठीक है, ताकि जब बस थोड़ा थोड़ा काम उनका चल सके, जो क्लर्क्स हैं वो उस इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा समझ सकें, दैट्स इट। इतना ही उनका पर्पस था। और इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो इंग्लिश का आप एक छोटा सा पार्ट ही सीख पाएंगे, है ना। ये छोटा सा पार्ट ही आप सीख पाएंगे, और ये बड़ा सा जो पार्ट है वो रह जाएगा छूता, आप इसको कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। बस इसी मेथड के मैं अगेंस्ट हूँ। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे जब मैंने उनको बताया कि मैं इस मेथड से नहीं चल सकता, तो बात वहाँ पे बनी नहीं। इसकी वजह से वो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया, और मैंने सोचा है कि जो मेरा इनिशिएटिव है ये, वो यही है कि मैं आपको पूरी की पूरी इंग्लिश सिखा सकूँ। ये जो पूरा इंग्लिश है, ये पूरा जो एक सेट है इंग्लिश का, वो मैं आपको सिखा सकूं। इस छोटे से पार्ट में मैं ध्यान ना दूं, छोटे, आप सिर्फ छोटा सा पार्ट ही ना सीखें, ये आप पूरी की पूरी इंग्लिश सीख पाएँ। ये मेरा मोटो है, एजेंडा इस वीडियो का यही है। और आगे आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनका भी एजेंडा सेम ही होगा, कि मैं आपको इंग्लिश पूरी पूरी की पूरी इंग्लिश सिखा सकूं, जिससे आप इंग्लिश को अच्छे से बोल सकें, समझ सकें और लिख भी पाएँ एक अच्छी इंग्लिश, राइट। तो इसी मेथड में जो हमारा टारगेट है आज का, वो ये है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि वॉइस एंड नरेशन, एक्चुअली यहाँ पे मैंने सिर्फ वॉइस लिया है, पर वॉइस एंड नरेशन का पार्ट सी जी एल को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। लेकिन ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। या तो आप सी दें, या CHSL दें, राइट, या फिर आप MTS दें, रेलवे दें, NDA दें, या फिर CDS है, सॉरी, NDA हो गया, CDS हो गया, कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो मेथड मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होगा, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। प्लस आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ग्रामर्स में मिस्टेक्स फाइंड आउट कर सकें, पर आपको बोलना ही नहीं आता, आपको लिखना भी नहीं आता। एक एक छोटा सा पैराग्राफ अगर 100 वर्ड्स का दे दिया जाए तो आप इसमें डरे ना, आप ये कर पाएँ, राइट। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा मोटो है, यही इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का यही मोटो है, एजेंडा यही है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि हम सबसे पहले वॉइस के साथ डील करेंगे, और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे वॉइस को, जो जो वॉइस है जिसमें हम चेंज करते हैं वॉइस एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठ करके, उसको कैसे कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग एनी ग्रामेटिकल रूल्स। मैं यहाँ पे रूल्स के ऊपर नहीं जाऊँगा, और बिना रूल्स को फॉलो किए मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बिना रूल्स फॉलो किए, राइट। तो एक पहला यहाँ पे टॉपिक जो हमने लिया है वो इंग्लिश में इस चैप्टर में, इस वीडियो में, वो है एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करना, या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस चेंज करना, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको, और समझने की ज़रा कोशिश करते हैं कि कैसे इसको हम सही तरीके से कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर को बिना किए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा पहले मैं ये बता दूं कि एक्टिव और पैसिव को पहचानते कैसे हैं। तो एक सेंटेंस लेते हैं, दैट्स अ वेरी एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, और हमारा सेंटेंस है आई लव मैंगो,
मैंगोज। राइट, ये एक सेंटेंस है। अब आपको एक सेंटेंस में पता है कि इसका मतलब होता है कि मैं आम पसंद करता हूँ, ठीक है ना, आई लव मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ, राइट। आई इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है, इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। आई एक ऐसा जो भी काम करता है उसको कर्ता को ही सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पे असर हो रहा है, मैंगो पे असर हो रहा है क्योंकि मैंगो को वो खा जाएगा, पसंद है तो मतलब खाएगा, तो मैंगो पे असर हो रहा है मतलब मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और जो काम करने की जो क्रिया जो 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 काम करने की एक्टिविटी बताता है उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। इतना तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक सिंपल है। देखिए इतना आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं, राइट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे पहचानते हैं उसको, तो उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, हम जस्ट अभी एक्टिव एंड पैसिव पे ध्यान देते हैं। आई लव मैंगोज, या फिर आई go to sorry, I write a letter every Friday, सॉरी, ठीक है ना। हर शुक्रवार को मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। ये दो सेंटेंसेस हैं। अब इसमें एक्टिव एंड पैसिव कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर एवरी फ्राइडे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है और वहीं से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यानी ये डोमिनेंट पोजीशन पे है, ठीक है ना, ये डोमिनेंट पोजीशन पे है, तो ये एक्टिव होगा। पहला पहचान तो ये है, ये सेंटेंस जो है इसको एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहचानने का तरीका है कि जो वर्ब होगा वो अपने नॉर्मल फॉर्म में होगा, जो टेंसेस हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो वर्ब होते हैं उस फॉर्म में होगा। जैसे आई राइट ए लेटर, तो राइट जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं वर्ब के 5 फॉर्म के बारे में ज़रा बात कर लूँ सबसे पहले। तो वर्ब फर्स्ट जो वर्ब है वो, सपोज़ अगर मैं राइट की बात करूँ, ठीक है ना, राइट, रोट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, राइट्स, ठीक है ना। ये 5 वर्ब के फॉर्म होते हैं, जिसमें से जो राइट है, आपको पहले ये मैं बता दूं कि हर वर्ब का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अगर हम एक वर्ब हमने यूज़ किया है, वर्ब का एक फॉर्म, तो उसका क्या मतलब है और वो क्या बताता है। जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, जो कि न्यूट्रल फॉर्म है, उसमें राइट लिखा जाता है। तो राइट का मतलब होता है कि काम जो है वो अभी एक क्या चॉइस बताता है। जो पहला वर्ब फॉर्म है वो आपको चॉइस बताएगा, ठीक है ना, इंसान की चॉइस या प्रेफरेंस, राइट, इस तरीके की चीज़ बताता है। जो रोट है वो पास्ट टेंस में, अच्छा जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम प्रेजेंट फॉर्म टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट में, यानी कि जो अभी चल रहा है उस पे। अगर चॉइस की बात करें हम, तो ऑब्वियसली कि अगर मुझे आम पसंद है तो वो प्रेजेंट की बात चल रही है, राइट। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात करेगा जो फर्स्ट वर्ब होता है। जो सेकेंड वर्ब होता है वो पास्ट टेंस की बात करता है। पास्ट टेंस का मतलब है कि काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, फिनिश्ड है, एक्टिविटी जो है वो फिनिश हो चुकी है, काम ख़त्म हो चुका है। जो रिटन है, ये जो थर्ड फॉर्म है, ये बताता है कि काम ख़त्म तो हो चुका है लेकिन रिसेंटली ख़त्म हुआ है, ठीक है ना। जो राइटिंग है इसका मतलब होता है कंटिन्यूटी, कि काम अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, गोइंग ऑन, काम अभी भी चल रहा है। और राइट्स जो है अगेन ये इसी का सिंगुलर फॉर्म है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आप जानते होंगे कि जो सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब को हमें वैसा ही रखना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। आपको पता हो जाना चाहिए कि किस फॉर्म से क्या रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इतना अगर आप समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है,
ठीक है ना, किसी सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पैसिव सेंटेंस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि पैसिव सेंटेंस में ही हो, पर उसके पैसिव सेंटेंस में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए सपोज आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। आई हैव रिटन अ लेटर का मतलब होता है मैंने एक चिट्ठी लिखी है। ठीक है ना, ये काम अभी ख़त्म हो चुका है, पर ये बहुत पीछे जाके बहुत पास्ट की बात नहीं कर रहा है, जस्ट तुरंत ही ख़त्म हुआ है। आई हैव रिटन अ लेटर मतलब मैंने एक चिट्ठी लिखी है। ठीक है, तो ये बताता है कि वर्ब का थ्री फॉर्म है, पर ये पैसिव सेंटेंस नहीं है, ये एक्टिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वही चिट्ठी लिख रहा है। ठीक है ना, जो सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, तो वो एक्टिव होता है। जब सब्जेक्ट ही काम करे तो उसको हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन जैसे अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी, देखो यहाँ पे बाय मी, मेरे द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है या फिर मैंने एक चिट्ठी लिखी है। ठीक है ना, इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो यही होगा कि मैंने एक चिट्ठी लिखी है, मेरे द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है। राइट, यानी कि अ लेटर हैज़ बिन रिटन बाय मी, इसका मतलब ये हुआ। तो ये सेंटेंस जो है ये एक पैसिव सेंटेंस है। राइट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है, जो काम करता है वो यहाँ पे है, लेकिन इसको हम वर्ब के लास्ट में रखते हैं, सॉरी सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, और इसको डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं रखते हम। डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो मेन जो पोजीशन है वो हम नहीं देते सब्जेक्ट को, हम सब्जेक्ट को लास्ट में रखते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोस्टली सेंटेंस के लास्ट में आता है। और अ लेटर जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है ना, सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पैसिव फॉर्म। जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करे और जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरह काम करने लगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया हो तो उसको हम कहते हैं पैसिव फॉर्म, अदरवाइज वो एक्टिव फॉर्म में होगा। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक वर्ब को हम कैसे डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं और कैसे एक वर्ब को हम उसके डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते समय कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। अगर थर्ड फॉर्म है तो उसका मतलब क्या है, वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा। सेकंड फॉर्म है, उसका मतलब क्या है, किस टाइप के की बात के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं वर्ब का, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। राइट, आई होप ये क्लियर हो चुकी है। तो अभी हम आते हैं एक्टिव से पैसिव चेंज करने की तरफ बढ़ते हैं, और कैसे हम अपने कॉमन सेंस का यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करके हम स्टेटमेंट्स को चेंज करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, आई लव मैंगोज़। ठीक है ना, ये लेते हैं एग्जांपल, आई लव मैंगोज़। ठीक है, यही लिया हमने। अब ये हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसको अगर मैं पैसिव में चेंज करूँ, एक्चुअली ये एक्टिव है। ठीक है ना, क्योंकि आई ही मैंगो पसंद करता है, यानी सब्जेक्ट ही यहाँ पे डोमिनेंट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है अगर इसको हम डोमिनेंट लेने की कोशिश करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैंगोज आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो हमें आर देना पड़ेगा। मैंगोज आर लाइक्ड लव्ड, यहाँ पे लव यूज़ किया है हमने, सॉरी यहाँ पे हमने लव यूज़ किया है, तो ये इसका हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लव्ड बाई, और जो सब्जेक्ट था हमारा उसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे, आई का मी बन जाता है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला कि हम इसको आसानी से चेंज कर दिए और हमने कोई रूल यहाँ पे फॉलो नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा कि शायद मुझे रूल पता है इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे रूल, पर मैं एक रूल फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सच बताऊँ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी ग्रामर नहीं पढ़ा है, पर मुझे उसके रूल्स पता नहीं है, पर आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब्जेक्ट से आई मीन एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकता हूँ, पैसिव से एक्टिव चेंज कर सकता हूँ, और ऑप्शन अगर दिया हो तो मेरा काम वैसे ही बहुत ईजी हो जाता है। और ऑप्शन नहीं हो तो ये रूल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आपको, मतलब इसमें प्रैक्टिस लगता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। पर एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप पूरी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कभी आपको फॉर्मूला पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने यहीं पे लिया था, आई राइट अ लेटर एवरी फ्राइडे, आई राइट अ लेटर
एवरी फ्राइडे, ठीक है ना। हर फ्राइडे को मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ। अब अगर इसको हमें पैसिव में चेंज करना हो, ये एक्टिव में है, इसको अगर हमें पैसिव में चेंज करना हो, राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो हमारा लेटर है, हर एक चिट्ठी लिखी जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे अ लेटर। राइट है तो अगेन ये प्रेजेंट में है, और फर्स्ट फॉर्म है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट में होने के बाद हम पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक हेल्पिंग वर्ब देते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट टेंस वाला होता है, यानी कि पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो लेंगे। अ लेटर इज रिटन बाय मी एवरी फ्राइडे, ठीक है। ये बन गया आपका पैसिव, यानी एक लेटर को जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया, और उसके बाद उसी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया, और जो यहाँ पे वर्ब है उसका हमने थर्ड फॉर्म लिया रिटन। पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। लेटर है इज़ रिटन बाय मी एवरी फ्राइडे, यानी कि हर फ्राइडे को एक चिट्ठी मेरे द्वारा लिखी जाती है, ठीक है ना। अगेन ये प्रेजेंट में ही है। आपको एक बात बता दूं कि एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव चेंज करते समय टेंस नहीं बदलता, टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर प्रेजेंट है सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, और अगर वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में ही रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा, बस एक स्टेप आगे चला जाता है। बस आप हमेशा आपको एक ध्यान रखना है, वन स्टेप फॉरवर्ड। और वन स्टेप फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि जिस टेंस में आपका एक्टिव है, ये एक्टिव से पैसिव चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो आपका टेंस लिखा हुआ है उसके अगले टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने एक्टिव से पैसिव चेंज किया है, इसमें वन स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है कि जो टेंस अभी हमारा एक्टिव में दिया हुआ है उससे एक स्टेप आगे जा कर के उसका हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, और बस हमारा काम हो गया। इस पूरे वॉइस में सिर्फ यही मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। और अगर पैसिव से एक्टिव में आना है तो एक स्टेप हम पीछे जाएंगे, ठीक है ना, और एक स्टेप पीछे जा कर के उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो वॉइस का पूरा एग्जाम्पल ही ख़त्म हो जाएगा, पूरा आपका पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा वॉइस का। इसके अलावा वॉइस में और कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा वॉइस में आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके वॉइस के सारे क्वेश्चन बनेंगे, सारे के सारे, आई गारंटी, सारे के सारे, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे सिर्फ इस मेथड से आप पूरा का पूरा वॉइस कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आते हैं पहले एक एग्जांपल पे, और एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या एग्जांपल्स है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। ये नरेशन का है, नरेशन वाला चैप्टर हम अलग से करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया था कि सारे दोनों चैप्टर एक साथ करूँगा, बट आई रियलाइज़ कि वो थोड़ा हैवी हो जाएगा और लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए सारे के सारे एक्टिव एंड पैसिव वाले अभी हम पहले करेंगे, नरेशन वाला बाद में करेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे PYQ हैं, ये सारे के सारे SSC CGL के PYQ हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो ईजी लगे आपको देखने में, ऐसा नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं, ठीक है। ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। अब देखो वॉज है यानी कि ये पास्ट टेंस है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। और वॉज के बाद डिक्लेयर्ड लगा यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं है, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये पैसिव है, ये भी हमने पहचान लिया। अगर आपने इतना पहचान लिया तो हमें क्या करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, ठीक है ना। यानी कि वॉज को हम हटाएंगे, और उसके पहले वाला वॉइस जो वॉज होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस में आता है, ठीक है ना। तो यानी कि सिंपल पास्ट वाले टेंस वाला हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब होता नहीं है, उसमें सिर्फ V2 आता है, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे वॉज है क्या, विल है। तो मैंने बताया है कि जो टेंस कभी चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ठीक है। ऋषभ डिक्लेयर्ड, ये सही लग सकता है। यहाँ भी दे डिक्लेयर्ड आ चुका है, दे नहीं आएगा, ऋषभ की बात हो रही है तो ऋषभ से हम आगे चलेंगे। पर यहाँ पे क्या है, ऋषभ सब्जेक्ट है, तो ऋषभ जो है वो बनेगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है,
तो हम यहाँ क्या करें, यहाँ पे तो सब्जेक्ट बन गया, तो ये पहला ऑप्शन भी चला गया, दूसरा ऑप्शन भी चला गया। तो ऋषभ से स्टार्ट होकर ऋषभ से ही स्टार्ट हो रहा है एक्टिव एंड पैसिव दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तभी एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों में से ही कोई होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली ऋषभ वॉज डिक्लेयर्ड फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच। इसका अगर हम ट्रांसलेशन समझें तो इसका मतलब होता है कि ऋषभ को नेक्स्ट मैच प्ले खेलने के लिए फिट डिक्लेयर किया गया है, फिट घोषित किया गया है। किसने किया वो नहीं बताया है, तो ऑब्वियसली कोई कमेटी होगी, उसने किया होगा, है ना। तो यहाँ पे दे लिया है उसके लिए, उस कमेटी के लिए दे लिया है, कमेटी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे दे लिया है। दे डिक्लेयर्ड, तो मैंने क्या बताया कि वॉज एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, तो उसके पीछे जाएंगे और पास्ट कंटिन्यूस का है, तो उसके एक स्टेप पीछे जाएंगे और सिंपल पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। लेकिन सिंपल पास्ट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा हुआ है, देखो हैड लगा हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली सही हो जाएगा। मैंने पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं है और मुझे पता चल गया कि सी ऑप्शन जो है वो सही है। देखते हैं इसमें क्या है। दे डिक्लेयर्ड ऋषभ फिट टू प्ले द नेक्स्ट मैच, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव करते समय हमें इन सारी चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक। अब देखो यहाँ पे बेक्ड है। अब बेक्ड जो बेक है, मतलब कि केक बनाना को बेक कहते हैं, केक जब पकाते हैं। तो इसका जो सेकंड फॉर्म है वो भी बेक्ड होता है और जो थर्ड फॉर्म है वो भी बेक्ड ही होता है, राइट। तो हमें ये पता नहीं है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ किया है या थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, पर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसका मतलब है कि ये एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है और पास्ट टेंस में भी है, ठीक है। जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है पैसिव में चेंज करना है, तो अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मैंने बताया है कि जो पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस है उसको हम पास्ट कंटिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो शी के साथ क्या लगेगा, वॉज आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो लार्ज ब्लूबेरी केक है, तो यहाँ पे अ लार्ज ब्लूबेरी केक तो आ गया, सब जगह है ना। लार्ज ब्लूबेरी केक सब जगह आ गया, इसका मतलब इतना पार्ट तो सब में सेम है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है वॉज। यहाँ पे हैज़ आ गया, गलत हो गया। इज़ आ गया, गलत हो गया। मैंने पहले ही बताया है कि टेंस चेंज नहीं होगा, तो इज़ आ गया तो ये गलत हो जाएगा। वॉज यहाँ पे भी है पर यहाँ पे हैज़ आ गया है, हमें वॉज चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। ये वॉज है और यहाँ पे भी वॉज है, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन मैंने क्या बोला है कि एक स्टेप पीछे आगे चलना है, ठीक है ना, और उसका हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। सो क्या हो जाएगा, लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि बीइंग जो आता है वो कंटिन्यूटी के लिए आता है, बताने के लिए कि कोई काम अभी भी चल रहा है, तभी बीइंग आएगा। कभी भी बीइंग तभी आएगा जब आपको ये बताना हो कि काम अभी भी चल रहा है, लेकिन काम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे शी बेक्ड अ लार्ज ब्लूबेरी केक, मैंने पहले ही बताया है कि जो सिंपल पास्ट होता है जिसमें वर्ब टू यूज़ करते हैं वो ये बताने के लिए यूज़ किया जाता है कि काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, और जो बीइंग वर्ड है वो ये बताता है कि काम अभी भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय या पैसिव से एक्टिव चेंज करते समय, सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी बता रहा है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। इसका मतलब 3 गलत हो गए, तो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अ लार्ज ब्लूबेरी केक वॉज बेक्ड बाई हर, शी के लिए हर बन गया। तो आई होप कि ये वाला भी क्लियर है आपको, ठीक है। बस अब थोड़ा सा 10-15 एग्जाम्पल अगर आप देखोगे एक बार, तो फिर आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। ये अगेन नरेशन का है तो हम इस पर नहीं जाएंगे। ओके, जो अगला एग्जाम्पल है वो देखते हैं। शी इज़ होल्डिंग फ्री क्लासेस फॉर द पुअर, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की है जो पुअर बच्चों के लिए फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इज़ लगा हुआ है और आईएनजी भी लगा हुआ है वर्ब में, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसके एक स्टेप आगे जाएंगे हम, और एक स्टेप जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमें क्या है, इस पे पहले से ऑब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो में ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री क्लासेस यूज़ किया है, और एक में 3 में फ्री क्लासेस यूज़ किया है, एक में पुअर यूज़ किया है। पुअर आर होल्डिंग फ्री क्लासेस। अब इसका सेंटेंस देखो, फॉर हर, यहाँ पे पूरा सेंटेंस ही बदल दिया, मीनिंग ही बदल गया। कह रहा है कि गरीब लोग उस लड़की के लिए क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया, तो ये नहीं होगा। फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाई हर, यानी कि फ्री क्लासेस जो है वो
कंटिन्यू किए जा रहे हैं किसके द्वारा, लड़की के द्वारा, तो यहाँ पे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हैव बीन लगा दिया है। हैव बीन का मतलब है कि काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना। बीन का मतलब होता है कि काम फिनिश हो चुका, ठीक है ना। और बीइंग का मतलब होता है कि काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो बीन भी गलत हो जाएगा। आर बीइंग हेल्ड बाय द पुअर फॉर हर, बाय द पुअर फॉर हर, लड़की के लिए क्लास नहीं हो रहा है, लड़की ने खुद से क्लास लिए हैं, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फ्री क्लासेस आर बीइंग हेल्ड फॉर द पुअर बाय हर, गरीब लोगों के लिए लड़की जो है वो फ्री क्लासेस कंडक्ट कर रही है। इसी से समझ में आ रहा है। तो देखो आपने ऑप्शन से ही इसको कर लिया। दूसरा देखते हैं, आस्क हिम टू लीव द रूम, ठीक है। अब ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये मॉडल्स में आते हैं। मॉडल्स का मतलब होता है कि या तो आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है या फिर कोई एक्सप्रेशन, कोई इमोशन, सॉरो, हैप्पीनेस, इस तरह की चीज़ें अगर हो सेंटेंस में, उसको मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। आस्क हिम टू लीव द रूम, ऑर्डर, कि उसको बोलो रूम छोड़ के जाए, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आस्क हिम, इसके बारे में आस्क हिम को बोल रहा है, आस्क हिम टू लीव द रूम, तो हम क्या करेंगे कि हिम को ही लेकर के हम इससे आगे बढ़ेंगे। ही शुड हैव बीन आस्क्ड, अब देखो शुड आ गया इसमें, ठीक है ना। ये ऑर्डर नहीं बोल रहा है, ये है कि एक इन्फॉर्मेशन है कि उसको क्लास रूम जो है वो छोड़ देना चाहिए, चाहिए। दैट शुड नॉट बी द आंसर। ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ही शुड बी आस्किंग टू लीव। यहाँ पे देखो हैव बीन आया है, यहाँ पे ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ही शुड बी आस्क, अब देखो आस्क आ गया यहाँ पे। जैसे ही आस्क आ गया तो नहीं होगा, क्योंकि वर्ब थ्री आएगा पैसिव में हमेशा, ठीक है। हैव बीन आ गया है तो अगेन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो आस्क हिम है वो एक प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बता रहा है, आस्क हिम टू लीव द रूम, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ऐसा इसका आंसर होना चाहिए। ही शुड बी आस्क्ड, ही शुड बी आस्क्ड टू लीव द रूम, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। ही शुड बी आस्किंग आ गया अगेन यहाँ पे, तो ये भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि आस्किंग जैसे ही आता है तो पैसिव में नहीं होगा, उसके लिए हमेशा V3 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमने देखा कि 3 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अरेस्ट द थीफ, अगेन ये मॉडल्स है, ठीक है ना। मॉडल से सीजीएल में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं एक्टिव पैसिव में, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में मुश्किल सवाल ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आज अरेस्ट द थीफ, ये भी अगेन मॉडल्स में है और ये एक ऑर्डर है, तो द थीफ इज़ अरेस्टेड। अब यहाँ पे क्या है, अरेस्ट द थीफ एक ऑर्डर है, ठीक है ना। तो उस केस में द थीफ इज़ अरेस्टेड एक सिंपल सेंटेंस है, जो कि इसका आंसर नहीं होना चाहिए। ऑर्डर हमें दिखना चाहिए या फिर रिक्वेस्ट, ऐसा चीज़ दिखना चाहिए। मॉडल का आंसर मॉडल में ही होना चाहिए, ठीक है। लेट द थीफ बी अरेस्टेड, ओके, समझ में आ रहा है। लेट द थीफ इज़ अरेस्टेड, अब देखो यहाँ पे इज़ आया है, इज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस को बताता है, ठीक है ना। पर यहाँ पे जो जो पैसिव है, पैसिव में बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी जब लगेगा तभी उसको पैसिव समझा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हैज़ बीन आ गया फिर से, तो अ थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। लेट द थीफ बी अरेस्टेड इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कैसे हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया और आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क, ये भी अगेन एक एक्टिव सेंटेंस है, क्योंकि आर डूइंग ये एक पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिव में है, तो हमें इसको पैसिव में चेंज करना है। वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ आपको पता भी होना चाहिए कि वो एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है ये, ठीक है ना। द चिल्ड्रन आर डूइंग हार्ड वर्क, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हार्ड वर्क आर लगा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, हैज़ उसके एक आगे स्टेप जा करके और हम वहाँ से हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब उठाएंगे। हार्ड वर्क इज़, क्योंकि हार्ड वर्क एक सिंगुलर चीज़ है तो इज़ आना चाहिए। हैड बीन, देखो हैड बीन जैसे ही आ गया तो ये पास्ट का हो गया, और मैंने पहले ही बताया कि टेंस चेंज नहीं होगा तो इसका आंसर नहीं होगा। ये इज़ है तो इसका शायद आंसर ये हो सकता है। हार्ड वर्क इज़ बीइंग डन, ठीक है ना, इज़ बीइंग डन लगा हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है शायद।
हार्ड वर्क वॉज, अब देखो यहाँ पे वॉज आ गया, ये भी गलत हो गया। अब हमें इन दोनों में से चूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे डूइंग लगा हुआ है यानी कि काम चल रहा है, और बीइंग से पता चलता है काम चलना, ठीक है ना। इज़ डन का मतलब है कि काम हो चुका है, हार्ड वर्क इज़ डन बाय द चिल्ड्रन, काम ख़त्म हो चुका है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मीनिंग ही चेंज हो गया। तो सी इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर राइट आंसर सी होगा। इस तरीके से हमने 8th देखा। 9 देखो, ये अगेन नरेशन का है, इसको छोड़ देते हैं। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मेस, ठीक है, ये एक सवाल है। अब द ब्यूटी ऑफ एक्टिव एंड पैसिव की जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक्टिव या पैसिव भी हमेशा क्वेश्चन में ही होगा, क्योंकि नरेशन में वैसा केस नहीं होता, वो नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है नरेशन के केस में। पर एक्टिव एंड पैसिव वाले में क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन ही रहता है, क्योंकि मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, ठीक है, यानी कि ये जो गंदगी कौन कर रहा है, ठीक है ना, ये बवाल कौन कर रहा है, ये सवाल है। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, तो क्या बनेगा, बाय हुम, क्योंकि हु यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा। बाय हुम इज़ दिस मैस बीइंग क्रिएटेड, एक ये भी लग रहा है, ठीक है। हु हैज़ क्रिएटेड दिस मैस, ठीक है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस, ये भी दोनों प्रेजेंट है, तो हम समझ सकते हैं। बाय हुम दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखो बीइंग लगा हुआ है लेकिन उसके पहले इज़ आर कुछ लगा नहीं है, तो ये पैसिव का केस नहीं हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। बाई होम हैज़ दिस मेस बीन क्रिएटेड, हैज़ बीन लगा है कि मतलब है कि काम ख़त्म हो चुका है, और इज़ क्रिएटिंग का मतलब है कि काम चल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। हु हैज़ क्रिएटेड, यानी यहाँ से भी पता चल रहा है कि काम ख़त्म हो चुका है। मैंने पहले ही बताया है कि क्रिएटेड जब लगा होता है प्रेजेंट टेंस में तो उसका मतलब होता है कि काम ख़त्म हो चुका है। हु हैज़ क्रिएटेड दिस मेस का मतलब किसने ये मेस क्रिएट किया है, ठीक है ना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बाई हुम इज़ दिस मेस बीइंग क्रिएटेड, इज़ एम आर लगा हो तो उसका पैसिव में हमें पता है कि बीइंग लग जाता है, तो उस केस में हम देखते हैं कि इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, ये अगेन नरेशन का, इसको छोड़ देते हैं। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, ठीक है, जज ने प्रिजनर को गिल्टी पाया। अब यहाँ पे क्या है, द प्रिजनर जो है वो ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। द प्रिजनर, सारे में प्रिजनर है, यहाँ पे एक जज बन गया फिर से, तो ये गलत हो जाएगा पहले ही, क्योंकि जज से ही यहाँ स्टार्ट हो रहा है, अगेन यहाँ जज है, तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया। द प्रिजनर हैज़ बीन फाउंड गिल्टी बाय द जज, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस अगर है तो हमारा आंसर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ बीन है, गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अब यहाँ पे वॉज होगा या हैड बीन होगा। अब देखो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का सेंटेंस है यानी कि हमको एक स्टेप आगे जाना है, तो वॉज वर्ब में आएगा। तो प्रिजनर वॉज, प्रिजनर तो सिंगुलर है तो उसके लिए वॉज आएगा। फाउंड गिल्टी बाय द जज, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, राइट। आपको जस्ट एक स्टेप आगे जाना है और आंसर चूज करना है। प्रीति इन्वाइटेड रितु फॉर ए पार्टी, प्रीति सब्जेक्ट है, रितु ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि रितु को हम यहाँ पे लाएंगे, तो प्रीति जहाँ पे भी वो गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब प्रीति से सॉरी रितु पे हम जाएंगे और रितु को देखते हैं कि रितु वाला कौन सा सेंटेंस सही है। अगेन प्रीति इन्वाइटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब वो सिंपल पास्ट है ये, ठीक है ना, सिंपल पास्ट है। तो आपको पता है उसके एक स्टेप आगे जाएंगे तो वॉज या वेयर आएगा, ठीक है ना। रितु वॉज इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी बाई प्रीति, ठीक है लग रहा है। रितु इज़ इन्वाइटेड, अब देखो यहाँ पे इज़ आ गया, पास्ट का सेंटेंस को हम इज़ में नहीं लेके जाएंगे, मीनिंग ही चेंज हो जाती है, इसलिए सी नहीं होगा और ए इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, मनन सेड, ये नरेशन का है, इसको छोड़ देते हैं। द स्मिथ्स हैव पुट अप अ ह्यूज क्रिसमस ट्री, स्मिथ्स एक फैमिली होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है, तो एक स्मिथ की बात नहीं हो रही, कई सारे स्मिथ है, और कई सारे स्मिथ अगर एक जगह है इसका मतलब वो फैमिली मेम्बर्स होंगे। द स्मिथ्स हैव पुट अप ए ह्यूज क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको उसी से हम स्टार्ट करेंगे। ए ह्यूज क्रिसमस ट्री सारे में है, तो चलो ये मैटर तो सोल्व हो चुका है, इससे तो हमें पता नहीं चलेगा। हैव पुट अप का मतलब है कि प्रेजेंट टेंस का है, तो कहीं अगर वॉज है तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे वॉज लगा हुआ है। हैज़ बीन है, इज़ है। अब देखो यहाँ पे हैव ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब है कि काम हो चुका है, ठीक है। तो जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो उसी हैज़ या हैव को लेंगे हम, प्लस उसमें बीन लगा देंगे, ठीक है, उससे पता चलता है कि काम हो चुका है। अब देखो कहाँ पे बीन और हैज़ भी लगा हुआ है।
ह्यूज क्रिसमस ट्री हैज़ बीन पुट अप बाय द स्मिथ्स। ये बिल्कुल सही लग रहा है। दूसरा देखते हैं, इस वाला तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमें पीछे नहीं जाना है, हमें एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि हम पैसिव में जा रहे हैं। एक्टिव में जाएंगे अगर पैसिव से, तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। यहाँ पे भी इज़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी इज़ लगा हुआ है, यानी कि दोनों सेंटेंस गलत हो गया, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी, ये कितना आसान काम है इसको इस तरीके से करना। हेट्रेड कैन बी ओवरकम बाई लव। अब देखो यहाँ पे बी भी है और ओवरकम है, ओवरकम के साथ बी लगा हुआ है, इसका मतलब ये पैसिव है, ठीक है ना। तो इस पैसिव को हम एक्टिव में चेंज करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक्टिव में चेंज करना है। इसको हम एक्टिव में अगर चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, लव जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, लव कैन ओवरकम हेट्रेड, यानी लव जो है वो प्यार जो है वो दुश्मनी के ऊपर जीत सकता है, जीत हासिल कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ ट्रांसलेशन। तो लव कैन ओवरकम हेट्रेड, ठीक है। लव हैज़, ठीक है। अब कैन बी को हम हैज़ में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक मॉडल है। लव कैन बी ओवरकम बाई लव, सॉरी हेट्रेड कैन बी ओवरकम बाई लव, एक मॉडल है, ठीक है ना। तो इस मॉडल को मॉडल के फॉर्म में ही लिखेंगे, यानी कि कहीं भी कैन होगा तभी आंसर होगा। तो कैन के साथ हम बी लगाएंगे, लव कैन ओवरकम हेट्रेड, लव कैन ओवरकम हेट्रेड, लव कैन ओवरकम हेट्रेड, लव कैन ओवरकम हेट्रेड। ये दोनों सेंटेंस एक ही लग रहा है, ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं और दोनों ही सही है। यहाँ पे इज़ लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा, हैज़ वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये ए और बी दोनों सही है। एक्चुअली आई डोंट नो कि ये टाइपिंग मिस्टेक है क्या है, पर अगर एग्ज़ाम में ऐसा था तो इसका दोनों आंसर ही सही है, ठीक है। सॉरी, ओवर केम है, यहाँ पे ये गलत हो गया ना, ओवर केम लग गया है। कैन बी ओवरकम, तो यहाँ पे लव कैन ओवरकम हेट्रेड, ठीक है, इसमें आ जाएगा। देन अगेन नरेशन है, डू यू ट्रस्ट मी, ठीक है। ये अगेन इसको एक्टिव में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है डू यू ट्रस्ट मी, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। इसको हमें पैसिव में लेके जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, ई जो मी है उसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, ठीक है, आई। पर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो मैंने बताया है कि एक्टिव पैसिव के केस में क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन फॉर्म में ही आता है। तो ऑब्वियसली ये एम से स्टार्ट होगा या फिर डू से स्टार्ट होगा, ठीक है। पर डू ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक स्टेप आगे जाना है। तो डू जो है वो प्रेजेंट वाले सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट वाले में आता है। तो और इज़ एम आर जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट से एक स्टेप आगे जाएंगे और वहाँ का हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, तो हमें मिलेगा एम आई ट्रस्टेड बाई यू, आई एम ट्रस्टेड बाई यू, ये नहीं होगा। डू आई वॉज, अब देखो वॉज लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट टेंस बता रहा है, पर यहाँ पे वॉज आ गया, तो ये पहले गलत हो गया। डू से स्टार्ट, डू आई एम ट्रस्ट, डू और एम दोनों एक साथ लगाए, ये वैसे ही गलत हो गया, एम आई ट्रस्टेड बाई यू। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। शी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, यानी कि ये अगेन प्रेजेंट हैंडल्स लगा हुआ है, इसका मतलब है कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है ये, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ऑल टास्क जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको ऑल टास्क को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सारे में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। ऑल टास्क जो है वो प्लूरल है, तो आपको पता है कि हैंडल्स जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है। तो सिंपल प्रेजेंट से एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमको लगेगा इज़, एम या आर, ये वाला हेल्पिंग वर्ब लेंगे। और ये वाला हेल्पिंग वर्ब जब लेंगे तो ऑल टास्क आर आएगा, वर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट को हम पास्ट में नहीं लेके जाएंगे, तो ये पहले गलत हो गया। हैव बीन बहुत आगे निकल गया, तो ये भी नहीं होगा। ऑल टास्क आर, अब देखो बीइंग लग गया है, ठीक है ना। बीइंग क्या है, कंटिन्यूटी को बताता है, और यहाँ पे कंटिन्यूटी जैसी कोई बात नहीं हो रही है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाई हर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाई देम। अब देखो बाई ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका मतलब जैसे बाई लग गया उसमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सीधे लिखना है वो पैसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है वैसे एक्टिव में है, तो इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाना होगा। वाज वेयर लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब सॉरी पास्ट कंटिन्यूस वाला हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब है कि जो एक्टिव होगा वो सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए, सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पे भी हैड लगा है और यहाँ पे सिंपल पास्ट में हैड होता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बस आंख बंद करके सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब देख करके आप बता सकते हो कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, और आपका आंसर डी निकल के आ गया। सी, ये कितना ईजी है।
और इस तरीके से हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगेन ये नरेशन का क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं। टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच अदर, अगेन बाय लगा हुआ है तो ये पैसिव है, ठीक है ना। और वाज और वेयर लगा, उसके साथ बीइंग भी लगा हुआ है, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो जो एक्टिव बनेगा उसमें कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। हैज़ बीन मेकिंग, और यहाँ पे वेयर लगा हुआ है तो ये पहले ही गलत हो गया, हैज़ वाला गलत हो गया, ठीक है। अब वॉज लगा हुआ है यहाँ पे, और मेड लगा हुआ है यहाँ पे, ईच प्रोमोटर मेड टॉल प्रोमिसेस, ठीक है ना। तो हमें देखना है पहले कि इन दोनों में से कौन सही है। चलिए देखते हैं। ईच प्रोमोटर वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि वॉज वेयर और बीइंग लगा हुआ है तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे, बीइंग को हटाएंगे और वॉज वेयर पे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईच प्रोमोटर वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस, इसका आंसर बन गया। ईच प्रोमोटर मेड टॉल प्रोमिसेस। अब ये मेड टॉल प्रोमिसेस क्या है, ये सिंपल पास्ट पे चला गया, ठीक है ना। ये 2 स्टेप पीछे चला गया, हमें 2 स्टेप पीछे नहीं जाना है, सिर्फ 1 स्टेप पीछे जाना है, और 1 स्टेप पीछे जा करके हमारा आंसर बी निकल के आता है, ठीक है। अगेन नरेशन, इसको छोड़ देते हैं। ये देखते हैं। शी इज़ लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज़ विथ ग्रेट अफेक्शन। ये कह रहा है कि शी इज़ लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना, देखभाल करना। तो अगेन ये एक कंटिन्यूटी को बताता है, तो जहाँ भी कंटिन्यूटी होगी वही इसका आंसर होना चाहिए। शी इज़ लुक्ड आफ्टर, ग्रेट, ठीक है। ओल्ड लेडीज़ आर, जैसे ही पास्ट आ गया गलत हो गया। अब 3 आपके पास है। अब देखो, शी इज़ लुकिंग आफ्टर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। एक स्टेप अगर आप पीछे जाओगे, सॉरी, एक स्टेप आगे जाना है क्योंकि हमें पैसिव में चेंज करना है। एक स्टेप आगे जाओगे तो इज़ एम आर तो लगेगा ही, और उसके साथ बीइंग आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने पहले ही बता रखा है कि एक स्टेप आगे जाने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शी इज़ लुकिंग आफ्टर विद ग्रेट अफेक्शन, ये नहीं, इसमें बीइंग नहीं है तो ये गलत हो गया। ओल्ड लेडीज़ आर बीइंग लुक्ड आफ्टर विद, बस हो गया सही, सारी चीज़ें मिल गई हमें इसके अंदर, और कहीं पे ये चीज़ें हैं नहीं, तो ए डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विथ वाइट्स। अब देखो यहाँ पे शुड नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये मॉडल्स है, ठीक है ना। मॉडल्स के साथ डील करने के लिए क्या करना पड़ता है, अभी आपको देख पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो वाइट्स, वाइट्स से हम स्टार्ट करेंगे, पर यहाँ पे वाइट से एक भी स्टार्ट नहीं किया है, इसका मतलब है कि आपको ऑप्शन के साथ जाना है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन है हमें उसके ऊपर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे शुड नॉट बी, तो डू नॉट है, यहाँ पे डू नॉट है, इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि डू नॉट हम मॉडल्स में यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो डू नॉट बी वॉशिंग, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा सेंटेंस बन रहा है, गलत हो गया। डू नॉट वॉश्ड, डू नॉट वॉश्ड ऐसा सेंटेंस नहीं होता, ये सेंटेंस ही गलत है, तो ये दोनों भी गलत हो गए। यू शुड नॉट हैव वॉश्ड, अब देखो हैव आ गया, ठीक है ना, इसमें हैव नहीं है, राइट। तो ये भी सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। द कलर्ड क्लोथ्स शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइट्स, यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लोथ्स विद द वाइट्स, दैट्स इट, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन से करना बिकम्स वेरी इजी। द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया सेंटेंस है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, विल हैव बीन क्लोज्ड, विल हैव बीन क्लोज लगा हुआ, यानी कि विल लगा, यानी फ्यूचर का है, पहली बार फ्यूचर वाला आया है। तो फ्यूचर के अलावा जो भी इसमें सेंटेंसेस है उसको हम पहले ही हटा सकते हैं। विल हैव है तो ठीक है, वुड हैव भी है, विल क्लोज, हैड लगा हुआ है यहाँ पे, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर, दे हैड क्लोज द बुकिंग व्हेन यू रीच्ड द थिएटर, ठीक है, ये तो पहले हमारा गलत हो गया। दे विल क्लोज द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर, सेंटेंस क्या कहता है, द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड, यानी कि जब तक तुम थिएटर पहुंचोगे तब तक बुकिंग बंद हो जाएगी, राइट। तो हमें उसी मीनिंग के ऊपर सेंटेंस हमें चाहिए। दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग, अब इस विल हैव बीन क्लोज्ड लगा हुआ है, हैव बीन लगा हुआ है, तो जैसे बीन लगा होता है इसका मतलब होता है कि काम हो चुका है, ठीक है ना। तो हमें ऐसा सेंटेंस चाहिए जिसमें पता चले कि काम हो चुका है। दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर, एक ये है। दे वुड हैव क्लोज्ड, हम वुड हैव नहीं यूज़ करेंगे, हम विल हैव पे ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मॉडल्स नहीं है, मॉडल्स होते हैं तो हम जाके वुड का यूज़ करते हैं, तो हमारा ये भी गलत हो गया। दे विल क्लोज द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर, अब देखो यहाँ पे हैव बीन लगा हुआ है तो उसके एक स्टेप पीछे जाएंगे तो सिर्फ हम बीन को हटाएंगे और हमारा काम बन जाएगा। सो दे विल हैव क्लोज्ड द बुकिंग व्हेन यू रीच द थिएटर, राइट। पैसिव से एक्टिव जाना है तो एक स्टेप पीछे जाना है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द न्यू हॉस्पिटल। चीफ मिनिस्टर ने नया हॉस्पिटल इनॉग्रेट किया है, राइट। ये एक्टिव में है, हमें इसको पैसिव में लेके जाना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, न्यू हॉस्पिटल से आना चाहिए। माई मैनेजर हैज़ असाइंड मी ए न्यू प्रोजेक्ट, आई एम बीइंग असाइंड ए न्यू प्रोजेक्ट। आई थिंक ये ऑप्शन ही इसका नहीं है, इसका ऑप्शन नहीं है ये, ठीक है ना। शी आस्क माई मी व्हाट माई फेवरेट कुजीन वॉज। ये एक्टिव सॉरी नरेशन का है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स। इसमें एक क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन, यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन है, तो इस पार्ट पे तो कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बनता है। इसमें सवाल है कि क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो सीढ़ियों के ऊपर, राइट। तो उसी सेंस में हमारा आंसर बनना चाहिए। वॉज माई बैग कैरीड अपस्टेयर्स बाई यू। ये पूछ रहा है कि क्या आप ला सकते हो, ये नहीं पूछा है कि क्या तुम लाए थे, ठीक है। तो ये गलत हो गया। कैन योर बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई मी। अब यहाँ पे क्या है, कोई एक इंसान है जो उसको पूछ रहा है क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो, ठीक है ना। कैन योर बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई मी, कि क्या आपका बैग मेरे द्वारा ऊपर लाया जा सकता है, ये सेंटेंस है यहाँ पे। कुड योर बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई मी, यहाँ भी अगेन जो बंदा है वो उल्टा सवाल पूछ रहा है। कैन माई बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई यू, ये इसका आंसर होना चाहिए। देखो, कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स, कैन माई बैग को यहाँ से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाया। बी आपको पता है मॉडल्स होता है तो कैन के बाद बी लग जाता है, तो कैन माई बैग बी कैरीड, वर्ब का 3 फॉर्म, अपस्टेयर्स बाई यू। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो ये तो पहले ही कट गया है, ये क्यों नहीं होगा, कुड हो गया तो ये पहले ही कट ख़त्म हो जाएगा। कैन योर बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई मी। देखो इसको अगर आपको वॉइस का अगर आइडिया नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो ज़्यादातर लोग डी को भी मार सकते हैं, पर डी इसका आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कैन यू कैरी माई बैग अपस्टेयर्स, जैसे कोई लड़का है कोई लड़की है पूछ रही है कि क्या तुम मेरा बैग ऊपर ला सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये बैग मेरे द्वारा ऊपर लाया जा सकता है। मैं नहीं पूछूंगा ना, वो लड़की ही सब्जेक्ट है तो वो पूछेगी। तो यहाँ क्या बनेगा, कैन माई बैग बी कैरीड अपस्टेयर्स बाई यू, और ये इसका सही आंसर होगा। सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, राइट। शी हैज़ रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। अगेन इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे क्योंकि हैज़ लगा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शी हैज़ रेड ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, तो इसका क्या बनेगा, ऑल द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। खैर ऑल द प्लेज से ही सारे स्टार्ट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हैज़ लगा है तो कहीं पे हैड वगैरह लगा है तो वो पहले ही गलत हो गया, वेयर लग गया तो पहले ही गलत हो गया। अब देखो हैज़ लगा हुआ है तो हम हैज़ से एक स्टेप आगे जाएंगे ना, तो हैज़ के पास बीन लगेगा, तो यानी कि हैज़ के बाद हैव बीन यहाँ पे है, तो ये आर वाला पहले ही गलत हो गया। तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गए, चौथा सही हो गया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके स्टेटमेंट्स गलत हैं। और मैं बता दूं कि मेरा एसएससी सीजीएल में 184 आई थिंक या 86 है, इतने थे आउट ऑफ 200, जब सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स होते थे मेंस में उस समय। और मैंने कभी इंग्लिश वाले पेपर के लिए आई डो नॉट हैव टू प्रिपेयर एवर, मैं जस्ट चाहता हूँ एंड पेपर किसी भी दिन, अगर कल को पेपर है मैं कल भी जाके दे सकता हूँ और इतने ही मार्क्स आएंगे मेरे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रूल्स पता नहीं है और मैं रूल्स कभी फॉलो भी नहीं करता ग्रामर के, पर मुझे पता है कि उसको कैसे करना है, क्योंकि मीनिंग तो समझ में आ रहा है ना, मुझे मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, राइट। अगेन ये नरेशन का पार्ट है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज़, ठीक है ना। अगेन ये मॉडल का सवाल है। द पॉइंट इज़ कि आपको इससे समझ आ जाना चाहिए कि मैंने कैसे ये सारे क्वेश्चंस किए हैं, उसके मीनिंग के बेस पे कॉमन सेंस यूज़ करके, और कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं उसको देखते हुए ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपके सामने किए हैं। अब इसके आगे आप इसको खुद से करके देखें। मैं ये पीडीएफ अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, टेलीग्राम चैनल भी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर्स आप पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी उस ग्रुप में भी आप पोस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप खुद को तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। सीजीएल है, CHSL है, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
राइट। तो मेरा यहाँ पे मोटो है आपको ये बताना कि कैसे इंग्लिश को डील करना चाहिए विद कॉमन सेंस, क्योंकि रूल्स रटने बहुत मुश्किल होते हैं। आप आज रटेंगे और 2-3 दिन बाद आप भूल जाओगे, तो आपके वो किसी काम का ही नहीं है। आपने इंग्लिश सीखी ही नहीं, है ना। आपने बैसाखी पे ही चलना स्टार्ट किया है एक्चुअली। तो बैसाखी पे ही अगर कोई बच्चा चलना स्टार्ट करे, वो कभी नहीं दौड़ पाएगा, राइट। इसलिए हमेशा थोड़ा सा गिरना पड़ना होता है शुरू में। 2-4 सवाल आपके इधर उधर गलत हो सकते हैं, पर ट्राई करें कि आप रूल्स को समझ लें। अगर आप रूल्स के थ्रू भी चल रहे हैं तो आप उसको समझ लें कि वो कैसे काम कर रहा है, उसका मैकेनिज़्म क्या है। अगर आप ये चीज़ें समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक आपको कभी बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश के केस में आप लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप एक बढ़िया इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एंड इट विल हेल्प यू होल लाइफ, कभी आप भूलोगे नहीं, राइट। तो ये मेरा मोटो है इस इनिशिएटिव का, कि मैं आपको इंग्लिश का वो तरीका सिखाऊं जिससे आप इसको कभी भूलें नहीं, ये हमेशा आपके काम आए और आपके दिमाग में हमेशा बना रहे। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है, और अगर आपको ऐसा फ़ील हुआ है तो प्लीज़ इसको, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं। और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, मुझे समझ में आता है कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, राइट। तो उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।